शुरुआत करूं, मैं चाहता हूं कि दो शब्द जो है नितिन जी के बारे में बता दूं। देखिए नितिन जी की जो राजनीति है उसको मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं। सबसे जो बड़ी बात है, जो लोग कहते हैं नहीं कि राजनीति में जो परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, नितिन जी इससे ऊपर हैं। ऊपर इसलिए हैं क्योंकि जब आप इनके क्षेत्र में जाएंगे ना, तो आप इनके जो लोग हैं, जो वोटर हैं, जो इनके चाहने वाले हैं ना, आप उसमें पाएंगे कि नहीं उनके लिए इनके मन में कितनी श्रद्धा रहती है, कितना प्रेम रहता है, उनके दुख में किस तरह से ये खड़े होते हैं, उनके तकलीफ में किस तरह से हाजिर रहते हैं। यही वजह है कि जिस समय आधी भी चल रही थी ना, उस समय भी इनको कोई हरा नहीं पाया। तो प्लीज़ ऐसे लोगों के लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो संघर्ष करके, किसी मतलब परिवार के बलबूते नहीं, अपने संघर्ष से इन्होंने राजनीति में अपनी जगह बनाई है। तो मैं कहूँगा कि सेशन शुरुआत करें और फिर हम लोग बात करते हैं। थैंक यू। और मेरे सहयोगी विवेक जी से आगे बढ़ाएंगे। ओवर टू यू विवेक जी। तो हमारे साथ इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी मंत्री माननीय नितिन अग्रवाल जी हैं। एक बार आपकी तालियों के साथ इस सेशन की शुरुआत करते हैं। नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश हेल्थ कॉन्क्लेव में। व्यस्तता भरा शेड्यूल रहता है, जाहिर सी बात है, आपका भी, युवा भी हैं आप। सबसे पहली बात तो यही कि इस व्यस्तता भरे शेड्यूल में खुद के लिए कैसे समय निकालते हैं कि खुद की हेल्थ को बेटर रखें, क्योंकि बड़े बड़े महकमों की जिम्मेदारी रहती है। हेल्थ बेटर होगी तो सारी चीज़ें फिर हम बेहतर कर सकते हैं। जी देखिए, स्वास्थ्य सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और सभी को स्वस्थ रहना चाहिए, क्योंकि जब स्वस्थ शरीर होता है तो स्वस्थ शरीर होता है तो स्वस्थ माइंड भी रहता है, सोच भी स्वस्थ रहती है। तो मैं अपने आप को फिट रखने के लिए मैं रोज़ योगा करता हूँ सुबह, और कभी कभी एक्सरसाइज भी होती है मेरी। जहाँ तक कि अपने लिए वक्त निकालने की बात है, राजनीतिक जीवन में परिवार के लिए, अपने लिए वक्त निकालना थोड़ा सा कठिन रहता है, मुश्किल रहता है, क्योंकि बहुत सारे जनता की एक्सपेक्टेशन अब बहुत बढ़ गई है। क्षेत्र के लोग जब आपको चुनते हैं तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनकी हर छोटी बड़ी चीज़ों में शामिल रहें, और साथ ही साथ पार्टी भी जब आपसे एक्सपेक्टेशन रखती है। कई कार्यक्रम पार्टी के भी रहते हैं। सरकार में जब अगर आप सरकार में हैं तो जो महकमा आपके पास है उसकी भी जिम्मेदारियां रहती हैं। तो अपने लिए वक्त निकालना थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन कोशिश करता हूं कि कभी अगर मौका मिल जाए तो अपने परिवार, अपने लिए वक्त निकाल लूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब कुछ बातें सियासी कर लेते हैं। सियासी इसलिए भी क्योंकि सियासत से आप लोग जुड़े हुए हैं। मैं आपके बारे में एक लेख पढ़ रहा था, क्योंकि कई बार जब नेता विधायक का चुनाव लड़ते हैं या सांसद का चुनाव, तो उन्हें नॉमिनेशन फॉर्म भरना होता है, जिसमें शपथनामा भी होता है, उसमें जिक्र करना पड़ता है। आपके खिलाफ कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज ही नहीं है, और ये बड़ी रोचक बात है, क्योंकि हम देखते हैं पॉलिटिशियंस के खिलाफ जनता के लिए काम करते वक्त कई बार सड़क पर उतरना पड़ता है, मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। आपके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज ही नहीं है। अब ये आपके नज़र में मेरिट है या डीमेरिट है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन मैं इसको मेरिट के तौर पे ले रहा हूँ कि जनता की लड़ाई सड़क पर उतरने के बावजूद, वहाँ पर लड़ने के बावजूद भी अभी तक कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। ये अपने आप में मुझे तो अच्छी बात है। देखिए, मैं केवल काम करता हूँ, और चाहे प्रशासन से काम कराना हो अपने क्षेत्र के लिए, चाहे मुझे सरकार से काम कराना हो अपने क्षेत्र के लिए, मेरा केवल फोकस रहता है कि जनता ने अगर मुझे चुना है तो उनकी जो उनकी आकांक्षाएं हैं, जो उनकी उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों पे खरा उतरूं। नॉर्मली आप मेरे अगर क्षेत्र में जाएंगे तो मैंने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो दिया ही है, साथ ही साथ शिक्षा पे और लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत मैंने खास ख्याल रखा है, ध्यान रखा है। और मैं कानून को सर्वोपरि मानता हूँ। मेरा ये बिल्कुल मत है कि कानून सबसे ऊपर है, भारत का संविधान सबसे ऊपर है, भारत का कानून सबसे ऊपर है, कोई भी उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो उसका पालन करते हुए जो भी कार्य योजना बननी है, काम होना है, क्षेत्र के लोगों का काम करना है या उनको विश्वास में लेके चलना है, तो मैं उसको सर्वोपरि मान के उसको अपनी योजना बनाता हूँ। बिल्कुल। एक शब्द हम बहुत सुनते हैं, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी,
डबल इंजन की सरकार, बार बार बोला जाता है कि साहब ये डबल इंजन की सरकार जो है ना, ये जब काम करती है तो जनता को दिखता है। ये डबल इंजन की सरकार है क्या? पहले इसका जवाब। देखिए, डबल इंजन की सरकार का मतलब है कि केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है, प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में कर रही है। और डबल इंजन का मतलब है कि जो केंद्र की योजनाएं प्रदेश में लागू होनी है, या जो केंद्र का पैसा जो प्रदेश में आता है, क्योंकि केंद्र हर प्रदेश को उन विकास की योजनाओं के लिए पैसा भेजता है। बहुत बार आपको देखने को मिला है कि जो केंद्र जहाँ पे विपक्षी दलों की सरकारें होती हैं, वो उस पैसे को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, या उस पैसे का गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। जहाँ पे हमारी सरकार है, जहाँ केंद्र में भी हमारी सरकार है, प्रदेश में भी हमारी सरकार है, वहाँ पे आपने देखा होगा कि पैसा जो आता है उसका बेटर यूटिलाइजेशन होता है, मॉनिटरिंग बेटर होती है, इम्प्लीमेंटेशन बेटर होता है। और आप अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, 2012 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 14 में जब हमारी सरकार दिल्ली में आई आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, बहुत पैसा केंद्र का उत्तर प्रदेश भेजा गया, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया। सरकार ने उसको ढंग से तरीके से काम नहीं किया। जब 17 के बाद योगी जी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनी, तब का उस 5 साल के समाजवादी पार्टी के 5 साल के शासन का कार्यकाल और 5 साल 17 से 22 जो हमारी सरकार का शासन रहा, विकास की गति जो प्रदेश की थी, जो जीडीपी की ग्रोथ प्रदेश में थी, वो जस्ट डबल हो गई पिछली सरकार के मुकाबले। योजनाएं जो केंद्र सरकार के जो पैसा आया था योजनाओं के लिए, उस योजनाओं का पैसा लगा यहाँ पे, और बहुत सारी योजनाएं, जैसे अगर मैं केवल आवास की बात करूं तो प्रधानमंत्री गरीब शहरी आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना, करीब 52 लाख से ज़्यादा आवासों का निर्माण उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार ने किया, जो समाजवादी पार्टी की सरकार में केवल 2 लाख आवास था। तो इतना फ़र्क आया उन योजनाओं में। और जहाँ तक कि बेरोज़गारी की दर थी, वो बेरोज़गारी की दर जो पिछली सरकार में करीब 8-9% रहा करती थी, आज वही बेरोज़गारी की दर केवल 2% उत्तर प्रदेश में रह गई है। तो यही डबल इंजन की सरकार है कि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, और कहाँ पे किस योजना के लिए पैसा आ रहा है और उस योजना में कितना वो पैसा लगाया जा रहा है, उसको मैनेज करना, मैनेजमेंट, ये डबल इंजन की सरकार है। और जहाँ पे केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग सभी प्रदेशों के लिए होता है। केंद्र सरकार कभी भेदभाव नहीं करती है। केंद्र सरकार तो देश की सरकार है, वो 140 करोड़ लोगों की सरकार है, वो सभी प्रदेशों को पैसा भेजती है। लेकिन जो प्रदेश उसको बेटर यूटिलाइज करते हैं, जहाँ पे कोऑर्डिनेशन ठीक होता है, हम उसे डबल इंजन की सरकार कहते हैं। और ऐसे ही डबल इंजन की सरकार हमारी प्रदेश में चल रही है। बिल्कुल। एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, जनपद स्तर पर जब आप जाते हैं, जैसे आपका जो विधानसभा क्षेत्र है हरदोई, वहाँ से आप 4थी बार के विधायक हैं, कई बार, और जब मंत्री का तमगा लग जाता है तो जनता की जो आकांक्षाएं होती हैं वो बहुत बढ़ जाती है। एक तो विधायक जी, फिर मंत्री जी, और मंत्री जी से फिर अगर जनता कुछ कहती है बड़े बड़े काम, तो उन्हें लगता है ये तो हो जाएगा। ऐसा कितनी बार आपके साथ होता है कि जनता के साथ इंटरेक्शन होना और जनता की आकांक्षाएं ज़्यादा हों, फिर उनको अपनी मतलब भाषा में उन्हें कम्युनिकेशन करना क्या कठिन होता है, या फिर ग्रामीण जनता बहुत चीज़ें समझती है? देखिए, थोड़ा चैलेंज तो रहता ही है जब आप सरकार में होते हैं, और अगर आप सरकार में मंत्री हैं तो निश्चित तौर पे आपके क्षेत्र की जनता की आकांक्षाएं, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती हैं। अमूमन जो विधायक होते हैं उनसे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं होती, उनसे भी होती है, लेकिन जब आप प्रदेश में अगर कोई पद पे बैठ जाते हैं तो फिर एक्सपेक्टेशन बढ़ती हैं। और जब हम लोग जाते हैं, देखिए मैं अपनी बात अगर करूं केवल, तो मैं कभी भी मंत्री की हैसियत से अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं रहता, न जाता हूं। मैं हरदोई में एक बेटे की हैसियत से जाता हूं, एक परिवार के सदस्य की हैसियत से जाता हूं। मैंने कभी भी एक मंत्री की हैसियत से अपने विधानसभा में, अपने शहर में, अपने क्षेत्र में, अपने जनपद में कभी व्यवहार नहीं किया है। तो जो काम होते हैं, जो काम होने वाले होते हैं वो काम होते हैं, जो काम नहीं हो सकते हैं वो भी समझते हैं कि भाई
ये काम नहीं हो सकते हैं, तो वो समझाना पड़ता है, लोग समझ जाते हैं। हाँ, काम का प्रेशर ज़्यादा रहता है कि आप अगर हैं सरकार में हैं तो फिर ज़्यादा योजनाएं मिलनी चाहिए, ज़्यादा योजनाएं आनी चाहिए, विकास का काम ज़्यादा होना चाहिए। ये प्रेशर ज़रूर होता है पब्लिक का, जनता का, और उस प्रेशर को हम लोग लेके, वो कोई प्रेशर नहीं है, ये जिम्मेदारी भी हमारी है कि अगर मौका मिला है तो फिर हमें काम करना भी चाहिए, और हम लोग काम करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। कुछ सियासी बातें मैं अखिलेश जी को सुन रहा था। अखिलेश जी का ये कहना था कि जितनी योजनाएं हम छोड़ के गए, उन योजनाओं के सिर्फ लेबल हटा दिया गया साहब, नाम हटा दिया गया, चीज़ें हम लेकर आ रहे थे, फीता इन्होंने काट दिया। फिर आपकी तरफ से भी बहुत सारे जवाब आए। अखिलेश जी कहते हैं कि इस नए यूपी को बनाने का विज़न अगर किसी ने दिया तो वो समाजवादी लोगों ने दिया। देखिए, मैं किसी पे व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मेरा मानना है लोकतंत्र में, जी, जनतंत्र में सब काम करते हैं, सारी सरकारें आती हैं। मैं ये नहीं कहता किसी ने काम नहीं किया है। जिसको मौका मिलता है, जो काम करने के सब में सक्षम होता है, काम करते हैं। लेकिन उस पे मोहर जो लगाता है वो प्रदेश की जनता लगाती है कि आपने कितना विकास किया है, क्या आपने प्रदेश के लिए किया है। और मैं समझता हूँ कि जनतंत्र में उत्तर प्रदेश में, कम से कम उत्तर प्रदेश के जनमानस ने हमारी सरकार पे मोहर लगाई, और शायद यही कारण था कि हम 22 में दोबारा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर लेकर आए हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप डेवलपमेंट की बात करें हमारे सरकार की, मैं अपनी सरकार की बात करूंगा, तो इन 5 वर्षों में आज सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स अगर कहीं हैं तो वो यूपी में है, पूरे देश में। सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवेज, चाहे वो चल रहे हों चाहे वो बन रहे हों, सबसे ज़्यादा संख्या अगर किसी की कहीं पे है वो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, पूरे देश में। आज सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस, अगर मैं चिकित्सा शिक्षा की बात करूं, सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज अगर कहीं पे हैं तो वो उत्तर प्रदेश में है, पूरे देश में। सबसे ज़्यादा एम्स उत्तर प्रदेश में है, पूरे देश में। तो मैं हर क्षेत्र में आप चले जाइए, आज आप अगर तुलना कर लेंगे किसी भी विभाग की, किसी भी योजना की, तो सबसे ज़्यादा चीज़ अगर आपको उसमें प्रोग्रेस दिखेगी तो वो यूपी में दिखेगी। यही हमारी सरकार का विज़न है कि सबसे पहला विज़न तो हमारी सरकार का ये है कि सबसे निचले पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति को योजना का लाभ मिलना चाहिए। यही विकसित भारत का संकल्प भी है और यही विकसित भारत की संरचना भी होगी। हम तभी विकसित अपने आप को कहलाएंगे जब समाज में खड़े हुए अंतिम पायदान के पे खड़े हुए व्यक्ति को हम योजना का लाभ दिला सकें और उसको उस विकास की योजना से जोड़कर उसका उत्थान कर सकें, उसको आगे बढ़ा सकें। तभी हम अपने आप को विकसित भारत भी कहलाएंगे, और हम इसी विजन को लेके हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है सर, और आप बहुत अच्छे से काम करें। एक मुझे जो जानकारी मिली है, आप स्नेह यात्रा भी निकाल रहे हैं। ये स्नेह यात्रा के बारे में मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को भी जानकारी मिले। देखिए, मुझे ये प्रेरणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिली। एक कार्यक्रम में उन्होंने, जब वो मध्य प्रदेश में किसी एक कार्यक्रम में थे तो मैं देख रहा था, मैं टीवी पे देख रहा था, तो उन्होंने इस स्नेह यात्रा की एक अपनी चर्चा में उन्होंने बात कही थी कि स्नेह यात्रा निकालनी चाहिए और समाज के हर वर्ग को इस स्नेह यात्रा से स्नेह यात्रा को निकालकर समाज के हर वर्ग को जोड़ना चाहिए। तो जब वो बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, तो मुझे वो प्रेरणा उनसे मिली और मैंने उन्हीं की प्रेरणा को लेते हुए मैंने अपने क्षेत्र में स्नेह यात्रा को निकाला था। और समाज के ऐसे वर्ग जो हमसे पूरी तरीके से अभी नहीं जुड़ पाए थे, चाहे वो मानसिक तौर पर न जुड़ पाए हों, चाहे वो और भी कारण क्यों ना हो, तो उस स्नेह यात्रा के माध्यम से मैं उनके बीच में गया था, उनके साथ बात करी थी कि और उनको जोड़ने का प्रयास किया था, और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस उस स्नेह यात्रा का मिला था। मैंने इसी साल अप्रैल में इसकी शुरुआत करी थी, तो एक राउंड मेरा, फर्स्ट फेज़ मेरा कंप्लीट हुआ है। मैंने कई गांव उसमें कवर किए, करीब करीब क्षेत्र के मैंने 50 से ज़्यादा ग्राम पंचायतें, रेवेन्यू विलेजेस मैंने उसमें कवर किया है। सेकंड राउंड में जल्दी शुरू करने जा रहा हूँ। जी, देखिए, गांव में गए हम लोगों ने, सबको, समाज के सभी लोगों को इकट्ठा किया, उनसे अपनी सरकार की बात रखी, उनसे उनकी समस्या पूछी कि उनकी क्या समस्याएं हैं, और
देखिए, जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक जुड़ाव नहीं हो सकता। हाँ, और उसके बाद साथ में उनके साथ भोजन भी किया भाई, जब वो आमंत्रित करते तो उनके साथ बैठे। तो जब तक कम्युनिकेशन नहीं होता दो लोगों के बीच में, तब तक संबंध नहीं बनता, अपनापन नहीं आता। तो इसी कम्युनिकेशन को हम बनाने का मैंने प्रयास किया, और उन वर्गों से के साथ मैं बैठा जो बहुत अभी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए थे। तो यही एक मेन मकसद था उसका। बहुत बहुत ही अच्छा। और ये चीज़ें भी अन्य नेताओं को भी समझना चाहिए। खैर, ये बहुत अच्छा आपने उदाहरण भी पेश किया है। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, आजकल बीता 1 महीना जिसमें आपको 3 नए मुख्यमंत्री मिले, यानी आपकी पार्टी के, पर मीडिया गॉसिप इतनी चली और एक मैसेज खूब वायरल होता था, विधायक दल का नेता कौन चुने जाने वाला है, ये बात उसे खुद नहीं पता। 1 घंटे आधे घंटे पहले नाम की घोषणा होती थी। और मैं मोहन यादव जी का जिक्र करूं, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बने, उनका कहना था, साहब मैं तो विधायक दल की बैठक में तीसरी पंक्ति पे बैठा था और कुछ लिख रहा था, अपना काम कर रहा था। एकदम से प्रस्तावक ने मेरा नाम परिचय दिया और मैं मंच पर आ गया। तो ये क्या चल रहा है कि जी नहीं सर, मैं केवल ये पूछना चाहता हूं कि यहाँ पर जो एक बहुत अच्छा शब्द चलता था, सूत्र बता रहे हैं कि इनका नाम आगे, इनका नाम पीछे, इनका नाम बीच में, ये सब खत्म हो गया। देखिए, और तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों का तो लगभग ऐसा ही कुछ नाम आया। मैं इसी को लोकतांत्रिक प्रक्रिया कहता हूँ कि कोई भी सामान्य कार्यकर्ता अगर उसे मौका मिल सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी में मिल सकता है। और विधायक दल के जो सदस्य हैं उनसे बातचीत होती है, एक तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, हमारी पार्टी उसे पूरा करती है। लेकिन ये विश्वास बड़ा है, ये जो आपने बात करी ना, 3 जो नए मुख्यमंत्री बने, बिल्कुल सामान्य कार्यकर्ता थे जिनको ये उम्मीद भी नहीं थी कि वो इस पद पे बैठ सकते हैं, उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बिठाया गया, उनको मौका मिला। तो ये विश्वास एक हर सामान्य कार्यकर्ता में यही पैदा करता है कि अगर हम काम करेंगे, संगठन में रह के पार्टी का काम करेंगे, तो हम भी कभी ना कभी किसी पद पे बैठ सकते हैं अगर हम ईमानदारी से कर रहे हैं काम। तो ये एक सामान्य कार्यकर्ता के मन में विश्वास भी होता है, और ये एक मोटिवेशनल फैक्टर भी है हर कार्यकर्ता के लिए। तो एक हर तीनों मुख्यमंत्री हैं, नई युवा पीढ़ी के मुख्यमंत्री बने हैं, और ये हमारी पार्टी का कहना नारा भी है कि हम नौजवानों को, युवाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक नई पंक्ति को डेवलप करना चाहते हैं पॉलिटिकल लाइन में, और पार्टी को करना भी चाहिए। देखिए, राष्ट्रीय पार्टियां, तभी हम लोग एक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गए हैं, क्योंकि हम लगातार अपनी युवा पीढ़ी को हम ग्रूम करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, उन्हें मौका देते रहते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है ये। नहीं तो मंत्री जी, आप इससे कितना मोटिवेट हुए? देखिए, हम लोग केवल एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। तो यही कहा, मोटिवेशन मैं नहीं, मोटिवेशन तो सभी कार्यकर्ता है जो भी भारतीय जनता पार्टी। नहीं, मैंने तो यही, हमने तो, मेरा सवाल ये तो क्या मतलब मोटिवेशन मिला ना? मैं काफ़ी मोटिवेटेड हूँ और जो काम मुझे जिम्मेदारी मिली है, मैं उसमें काफ़ी मोटिवेटेड फैक्टर होकर मैं काम कर रहा हूँ। नहीं, बढ़िया भाई, एक बार जोरदार ताली बजाइए। सभी लोगों के लिए ये बहुत बड़ा मैसेज है कि कोई भी जो है कल को देश का बड़ा व्यक्ति बन सकता है, बड़ा नेता बन सकता है, मंत्री बन सकता है, किसी पद पे जा सकता है। सवाल यही है कि उसको जो काम दिया जाए वो किया जाए। थैंक यू नितिन जी। हाँ प्लीज। अब जैसे कहा जा रहा था कि सत्ता का सेमीफाइनल था, आप लोगों ने उसमें बहुत अच्छी जीत हासिल की। मध्य प्रदेश में 163 सीटें जीतना, और छत्तीसगढ़ में आप बहुत अच्छे से आपने सत्ता में वापसी की। राजस्थान में बहुत अच्छी सत्ता वापसी की। 2024 के लिए मोदी सरकार और बीजेपी का सबसे बड़ा टारगेट क्या है? मतलब 400 प्लस तो हम सुन रहे हैं, लेकिन फुल मोटिव क्या है? और सूबे के, मतलब भारत के सबसे बड़े सूबे में इस वक्त हम बैठे हैं, राजधानी लखनऊ में 80 लोकसभा क्षेत्र का ये कुनबा है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का सफ़र इस बार कैसा होगा? देखिए, एक संकल्प है हम सबका। अब की नए साल में भी सभी कार्यकर्ता संकल्प लेके आगे बढ़ेंगे। 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, आम चुनाव होने जा रहा है देश में, उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो हम सबका संकल्प ये है कि अब की बार सभी 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत कर जाए, और हम इसी संकल्प को लेकर हम लोग आगे बढ़े हैं, आगे काम कर रहे हैं।
तैयारियां शुरू हो गई हैं हमारी। जो लोकसभाएं हम पिछली बार नहीं जीत पाए थे, उस पे सभी कार्यकर्ताओं ने पूरी ज़ोरों शोर से अपनी अपनी कार्य योजना शुरू कर दी है। तो पहला टारगेट तो हमारा यही है कि हम यूपी में सभी सीटें जीतें। वोट प्रतिशत हमारा करीब 70%, 60 से 70% के करीब हमारा वोट प्रतिशत हो। अभी हम 50% से ऊपर हैं। जब पिछला विधानसभा चुनाव भी हुआ था, लोकसभा चुनाव भी हुआ था, तो उस वोट परसेंटेज को भी बढ़ाना है, सीट्स को भी पूरी प्रतिशत करना है। और जहां देश की बात हो, आदरणीय मोदी जी का चेहरा, उनका नेतृत्व, 10 वर्ष की हमारी सरकार जो चली देश में, देश की सरकार चली, और जो मोदी जी की गारंटी जिसे हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं कि 140 करोड़ लोगों की अगर गारंटी कोई दे सकता है तो वो आदरणीय मोदी जी ने देने का काम किया है। उस गारंटी के विश्वास पे हम आने वाले लोकसभा चुनाव में कम से कम 350 प्लस सीटों के साथ जीतकर पूर्ण बहुमत की आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाए। हम लोग इसी को फोकस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर आपके सामने इंडिया गठबंधन है। अभी मैं एक बैठक में देख रहा था कि ममता बनर्जी जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम प्रस्तावित किया, हालांकि वो उनकी ओर से था, अभी ये इंडिया गठबंधन की ओर से नहीं है। इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कितना चुनौती देगा, यानी एनडीए को कितनी चुनौती देगा? देखिए, इंडिया गठबंधन का तो सेमीफाइनल में ही हाल पता लग गया आपको। 5 स्टेटों में चुनाव हुए, 3 स्टेटों में बुरी तरीके से हारे। एक स्टेट में चलिए ठीक है, उनकी सरकार बन गई, और एक नॉर्थ ईस्ट में था, वहाँ पे जो उनका रीजनल फैक्टर पार्टी थी वो जीती है। लेकिन जब ये 4 स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो इन 3 स्टेटों में इंडिया गठबंधन की पोल खुल गई कि आखिर कहाँ ये लोग स्टैंड करते हैं। दूसरी चीज़ मैं भी पूछना चाहता हूँ इंडी गठबंधन से, जरा अपने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी तो तय कर लीजिए जनता के सामने। जब आप चुनाव में जा रहे हैं, भाई हमारे पास तो आदरणीय मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री पद का चेहरा हैं, हम वो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, चुनाव का नेतृत्व करेंगे। आपका चुनाव का नेतृत्व कौन करेगा? जनता ये भी तो देखना चाहती है कि मोदी जी के सामने कौन है, आखिर देश कौन लड़ाई लड़ रहा है, कौन देश का नेतृत्व, कौन प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है उनका। देखिए, इंडिया गठबंधन की अगर मैं बात करूं, ये जितनी रीजनल पार्टीज़ हैं जो एक साथ मंच पे आई हैं, इनका अपना अपना व्यक्तिगत स्वार्थ है सब जगह इनके, क्योंकि ये रीजनल पार्टीज़ हैं, प्रदेश की पार्टीज़ हैं, और आपने देखा होगा कि बिल्कुल विपरीत विचारधाराएं जिनकी रही हैं वो एक मंच पे साथ में आई हैं। और ऐसी पार्टियां भी आई हैं उस मंच पे जो कांग्रेस का विरोध करने के बाद ही वो अस्तित्व में आई, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो एनसीपी हो। ये पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस का विरोध किया, डिफेक्शन हुआ, और फिर उनका अस्तित्व सामने आया। तो अब जब ये लोग डिफेक्शन उनसे डिफेक्ट करके उन्होंने अपनी पार्टी का अस्तित्व खड़ा किया है, और चुनाव में ये कहें अपने काडर से या पब्लिक से जिन्होंने उनको वोट दिया होगा कि अब हम कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ, देखिए, देश की जनता है, ये देश की जनता सब समझती है सब, और देश की जनता का विश्वास आज की तारीख में मैं समझता हूँ कि मोदी जी के साथ है, और उनसे बड़ा पॉपुलर चेहरा आज पूरे देश की राजनीति में कोई नहीं है। बिल्कुल सर, आपने हमसे बात की, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन अग्रवाल जी हमारे साथ थे, उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।